तो दोस्तों तैयार हो जाइए आप लोग। और ये बिहार बेल्ट्रॉन का सेकेंड क्लास है। एक क्लास हमने पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं टोटल 60 प्रीवियस ईयर से, और कुछ नए क्वेश्चन उसमें हमने डाले थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। और आज का ये सेकेंड वीडियो है, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, जो अभी बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के जुनून में है और अपना जुनून के साथ जो तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से 2 नंबर फिक्स है अब की बार के बेल्ट्रॉन में। यहाँ पे हम टोटल 35 मतलब 35 क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे, और उसमें से 1 या 2 जो अब की बार फिक्स रहने वाली है इस एग्ज़ाम में आने वाले 14 सितंबर को। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सटेंशन टू सेव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपको जानकारी देना है कि पावर पॉइंट के जो भी स्लाइड को आप सेव करते हैं तो वो इसका एक्सटेंशन क्या होता है। यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है PTX PPX है, और PX PPTX है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। अगर यहीं पे रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सटेंशन द सेव पावर पॉइंट 2003, तो वहाँ पे PPT होता है, ठीक है, .PPT होता है, ठीक है। बाकी 2007 से अभी तक में जितने भी वर्जन आए सभी में एक्स लग गया है, ठीक है। बाकी 2007 से पहले का जितना भी वर्जन है उसमें .PPT होगा, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी 7 से अभी तक में जितना भी वर्जन है वो सभी में एक्स लग गया है, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, काफ़ी इजी प्रश्न था, ठीक है। सेकेंड में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2010 में पहली और आखिरी सेल के लिए सेल एड्रेस क्रमशः डैश डैश है। तो सबसे पहला जो होता है A1 होता है, ठीक है, और लास्ट में जो होता है X F और D होता है। तो यहाँ पे आंसर देख लेंगे। सबसे पहला है B1 to XFD है, D1 है, और A1 to XFD 10,48,576। तो राइट आंसर जो है इसका C नंबर हो जाएंगे, A1 to XFD। मतलब पहला जो होता है सेल एड्रेस A1 होता है और लास्ट वाला XFD होता है 10,48,576, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे यहाँ देखिए प्रैक्टिकली क्वेश्चन किस तरह से वहाँ पे आप लोग को पूछे जाएंगे, क्योंकि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरे होंगे तो आपको MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS वर्ड का फुल्ली नॉलेज होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तभी आप जो है बेल्ट्रॉन को करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन रहेगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे जिस तरह से यहाँ पे आगे जो भी क्वेश्चन होगा सब प्रैक्टिकल होगा। आगे यहाँ पे देख लेंगे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट को असुरक्षित कैसे किया जाता है। मान लीजिए पहले से कोई प्रोटेक्ट कर रखा है, मतलब पासवर्ड लगा के रखा है सीट में, तो आप उसे अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो स्टेप यहाँ पे समझ लेंगे। सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन रिव्यू टेब, ठीक है, और इंटर पासवर्ड क्लिक ऑन ओके। तो आप रिव्यू टेब में जाएंगे और इंटर पासवर्ड क्लिक ऑन ओके करेंगे तो ये नहीं होगा, ये स्टेप जो है गलत है। सेकेंड में देख लेंगे क्लिक ऑन रिव्यू और अनप्रोटेक्ट वर्कशीट, तो ये भी मतलब गलत है। उसके बाद यहाँ पे सी में देखेंगे क्लिक ऑन रिव्यू टेब अनप्रोटेक्ट वर्कशीट, और जो आप पासवर्ड लगाए होंगे वो इंटर पासवर्ड करना होगा, क्लिक ऑन ओके। इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे। रिव्यू टेब में जाएंगे, उसके बाद चेंज में जाएंगे तो वहाँ पे अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे और जो भी पासवर्ड लगाए होंगे वो पासवर्ड डाल के ओके करेंगे तो अनप्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 4 में आपको जानकारी देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है VBI, ये पिछले साल पूछा भी गया है कि ईमेल एड्रेस में BCC का पूर्ण रूप क्या होता है। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन जैसे लगेगा कि मतलब सभी आंसर जो है राइट है। यहाँ देखिए बिहाइंड कार्बन कॉपी है, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लैंक कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ देखिए सभी के सभी ऑप्शन जो है सही लग रहा है, लेकिन इसमें से कोई एक ही सही है, ठीक है। तो अगर आप पूरा मतलब तरीके से याद नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद 5 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में दिनांक को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 1/1/2024 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1/1/2024 है, इसे हमें फॉर्मेट करना है कि यहाँ पे हो जाना चाहिए 1 जनवरी 2024 हो जाना चाहिए। तो आप दिनांक को कैसे फॉर्मेट करेंगे, स्टेप यहाँ पे समझ लेंगे। इसी तरह से आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं जाएंगे तो वहाँ पे फंस सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। सबसे पहले आप वर्कशीट को ओपन करेंगे, MS एक्सेल को ओपन करेंगे और जो भी सेल में आपका डेट है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और नंबर में जाएंगे। देखेंगे होम मेन्यू में देखेंगे नंबर समूह होता है, ठीक है। उस नंबर समूह में जाएंगे और उसके बाद सेलेक्ट डेट करेंगे और टाइप करेंगे कि आप किस तरह से आप कौन सा फॉर्मेट में उसे फॉर्मेट करना चाहते हैं। और उसके बाद टाइप और ओके। तो इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। ओपन वर्कशीट, सेलेक्ट सेल एंड राइट क्लिक, नंबर में जाएंगे। उसके बाद सिलेक्ट डेट और जो भी टाइप लेना चाहेंगे वो टाइप, उसके बाद ओके। इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। बाकी देखें काफ़ी सारे ऑप्शन है फंसाने के लिए। इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है, तभी आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद 6 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक फाइल को रीड, राइट, मॉडिफाई या एग्जीक्यूट करने के अनुमति को सुरक्षित कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक फाइल को रीड, राइट, मॉडिफाई, एग्जीक्यूट करने की अनुमति को सुरक्षित कैसे किया जाता है। मतलब कोई भी फाइल को समझ सकते, एक वर्कबुक यानी वर्कशीट को आप सुरक्षित कैसे करेंगे ये आपको जानकारी देना है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ देखिए फाइल है 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला स्टेप है फाइल। उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक रीस्ट्राइक एक्सेस। उसके बाद यहाँ देखिए होम टेब इन्फो में जाएंगे, उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक रीस्ट्राइक एक्सेस। ये भी स्टेप गलत है। उसके बाद यहाँ पे C में जाएंगे, व्यू में इन्फो, ये भी स्टेप गलत है। उसके बाद फाइल टेब में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक, उसके बाद रीस्ट्राइक एक्सेस। इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 2016 का ये क्वेश्चन है। फाइल मेन्यू में जाएंगे, इन्फो में जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाएंगे और रीस्ट्राइक एक्सेस कर देंगे। तो वहाँ पे वर्कबुक को रीड, राइट, मॉडिफाई, एग्जीक्यूट करने की अनुमति को जो है रोक सकते हैं, ठीक है। उसको जो है किसी दूसरे पर्सन उससे जो है कोई मॉडिफाई, एग्जीक्यूट उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिकल है और इसी तरह से वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप जो चाहेंगे कि पूरा सिंपल क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन ये सब आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर्स को भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे किस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग चैनल में बने रहिए। 15 दिन में जितना भी क्वेश्चन होगा, हमने कोर्स भी आप लोग को प्रोवाइड करवा चुके हैं। कोर्स लेने से जो वंचित रह चुके होंगे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप से संपर्क कर लेंगे। बाकी सभी क्वेश्चन आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साथ में आपको जानकारी देना है कि वह कुंजी संयोजक क्या है जो सभी खुली वर्कबुक में मौजूदा सभी वर्कशीट की गणना करता है, चाहे MS एक्सेल में अंतिम गणना के बाद उसमें कोई परिवर्तन हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो यहाँ देखिए सबसे पहला है कंट्रोल F9, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल अल्ट F9 है, उसके बाद कंट्रोल प्लस F9 है, अल्ट F8 है। तो अल्ट F जो है मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। बाकी शिफ्ट F9 का कोई काम नहीं है। और यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर जो A नंबर हो जाएंगे, कंट्रोल F9। क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कुंजी यानी वो कौन सा शॉर्टकट कुंजी है जो सभी खुली वर्कबुक में मौजूद सभी वर्कशीट की गणना करता है, चाहे MS एक्सेल में अंतिम गणना के बाद उनमें से कोई परिवर्तन हुआ हो या नहीं हुआ हो। इसका राइट आंसर जो है A नंबर हो जाएंगे, कंट्रोल F9। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, ठीक है। उसमें कुछ पॉइंट जो है इसमें परिवर्तन किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन का कुछ पॉइंट गलत टाइप किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप देख लेंगे, इसका कंट्रोल F9 है। इस तरह से अगर समझ सकते हैं, अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसका राइट आंसर जो है कंट्रोल प्लस F9 आपको आंसर करना है, ठीक है। आगे यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में फील्ड ड्रॉप डाउन सूची के अंतर्गत कितने विकल्प उपलब्ध है।
MS एक्सेल में देखेंगे फिल ड्रॉप डाउन होता है होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप में। उसमें आपको बताना है कि टोटल कितने विकल्प होते हैं, 8 है, 20 है, 15 है, 4 है। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे अप होता है, डाउन होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, मतलब 4 प्रकार के उसमें ऑप्शन होता है। बाकी और भी सीरीज होता है, जस्टिफाई होता है, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट होता है वो 4 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है 4 होता है। बाकी अगर टोटल जोड़ेंगे तो उसमें 7 होता है। ठीक है, लेकिन 7 ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, और MS एक्सेल 2016 या 2007 में भी देखेंगे तो उसमें टोटल जो है 7 होता है, लेकिन यहाँ पे जानकारी में पूछा गया है कि फील्ड ड्रॉप डाउन सूची के अंदर कितने विकल्प उपलब्ध है। तो जो काम का चीज़ होता है वो 4 होता है, अप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, तो ये 4 होंगे। ठीक है, बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 9 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में मेल मर्ज की कैटलॉग में डैश डैश शामिल होती है। लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, लिस्ट ऑफ एक्टिव विंडो, उसके बाद लिस्ट ऑफ लेवल और लिस्ट ऑफ डाटा सोर्स। तो MS वर्ड में मेल मर्ज की कैटलॉग जो शामिल होता है लिस्ट ऑफ लेवल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है C नंबर होते हैं। देखेंगे मेलिंग मेन्यू जो पढ़े होंगे तो मेलिंग मेन्यू में देखेंगे सबसे पहला क्रिएट होता है। लेवल जैसे प्रिंट करेंगे तो उसमें कैटलॉग होता है, सबसे पहला होता है जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं वहाँ पे एड्रेस, और नीचे जो है डिलीवरी या रिटर्न का पता होता है। ठीक है, कैटलॉग वहाँ पे हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद 10 में आपको जानकारी देना है। यहाँ देखिए फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया है कि सिलेक्ट किए गए कॉलम के बाईं और एक कॉलम को कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे आप 6 आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे जो आते हैं उसे हम कॉलम बोलते हैं, और इधर से जो जाता है इसे रो बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 है, 2 है और 3 है, समझ लीजिए मतलब 3 से पहले एक और हमें मतलब कॉलम इंसर्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, डबल क्लिक ऑन करेंट सेल, इंसर्ट, सेलेक्ट ऑन इंटायर कॉलम, ओके। उसके बाद यहाँ देखिए सिंगल क्लिक ऑन करेंट सेल, उसके बाद इंसर्ट, सेलेक्ट ऑन इंटायर कॉलम, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे राइट क्लिक ऑन करेंट सेल, सेलेक्ट इंटर, उसके बाद कॉलम, ओके। ठीक है, उसके बाद डी में देखेंगे राइट क्लिक ऑन करेंट सेल, इंसर्ट में जाएंगे, सेलेक्ट ऑन इंटायर कॉलम, ओके। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, आप मतलब जो भी मतलब कॉलम के मतलब बाईं से जो है आप इंसर्ट करना चाहते हैं एक और कॉलम, तो मतलब समझ सकते हैं बाईं के लिए बोला जा रहा है, तो आगे मतलब आगे वाले पे आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको इंसर्ट का ऑप्शन वहाँ पे मिलेंगे, इंसर्ट करना है। इंसर्ट में देखेंगे टोटल 4 प्रकार के विकल्प आते हैं। ठीक है, इंटायर कॉलम, इंटायर रो होता है, इंटायर सेल होता है, एक और विकल्प होता है, टोटल 4 प्रकार के होता है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया है कि कॉलम को इंसर्ट करना है। तो ठीक है, राइट क्लिक ऑन करेंट सेल, इंसर्ट में जाएंगे, सिलेक्ट ऑन इंटायर कॉलम और ओके करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। देखिए कितना मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जब तक इसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको ध्यान में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 11 में आपको जानकारी देना है कि रिसाइकल बिन एक कचरे का स्थान है जहां डिलीट की गई फाइल संग्रहित होती है। ये किस प्रकार होता है, ऑटोमेटिक होता है। उसके बाद यूजर हैज टू स्टोर डिलीट फाइल इन द रिसाइकल बिन मैनुअली फॉर फिक्स डायरेक्शन, नॉट ऑटोमेटिक। देखिए आप जो भी फाइल और को डिलीट करते हैं विदाउट शिफ्ट के तो रिसाइकल बिन में चले जाता है। एक और प्रश्न यहाँ पे आता है कि हम कोई भी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो बिना रिसाइकल बिन में प्रवेश किए हुए कैसे डिलीट हो सकता है। तो शिफ्ट के साथ में डिलीट करेंगे तो वो बिना रिसाइकल बिन के ही डिलीट हो जाएंगे। विदाउट शिफ्ट के आप डिलीट करेंगे वो रिसाइकल बिन में जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे, यूजर हैज टू स्टोर डिलीटेड फाइल इन द रिसाइकल बिन मैनुअली। ठीक है, उसके बाद 12 में आपको जानकारी देना है। यहाँ पे देखिए SCSI का पूर्ण रूप क्या होता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटीग्रेट, नॉन ऑफ एबव होता है सेम कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो अगर आपको जानकारी है तो आंसर भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग को समय भी यहाँ पे दिया जा रहा है 4 से 5 सेकेंड। इसका राइट आंसर जो ये नंबर हो जाएंगे। ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरग्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद 13 में आपको जानकारी देना है
कि MS एक्सेल 2016 में मौजूदा वर्कबुक विंडो को कैसे छिपाया जाता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है आप लोग के लिए कि MS एक्सेल 2016 में मौजूदा वर्कबुक विंडो को कैसे छिपाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई सीट है तो उसे आप कैसे हाइड करेंगे। ठीक है, ये आपको जानकारी देना है। सबसे पहला यहाँ देखिए व्यू टैब में जाएंगे, विंडोज ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद हाइड करेंगे। सेकेंड में यहाँ देखिए व्यू टैब में जाएंगे, वर्कबुक व्यू ग्रुप है, उसके बाद हाइड, उसके बाद यहाँ से रिव्यू टैब में जाएंगे, उसके बाद विंडोज ग्रुप में जाएंगे और हाइड। वर्कबुक हाइड नहीं होता है, वर्कशीट हाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, व्यू टैब में जाएंगे, विंडोज ग्रुप में हाइड होता है, लेकिन आप वर्कशीट को हाइड कर सकते हैं, ना कि वर्कबुक को। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे वर्कबुक पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो है वर्कशीट हाइड का ऑप्शन रहता है। ठीक है, वर्कबुक ऐसा कोई नाम नहीं होता। जब भी हम वर्कशीट यानी MS एक्सेल के फाइल को सेव करते हैं तो वो वर्कबुक के नाम से सेव होता है। ठीक है, लेकिन वो सीट होता है। ठीक है, वर्कबुक नहीं होता है। ठीक है, फाइल जब सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वर्कबुक के नाम से सेव होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। वर्कबुक हाइड नहीं होता है, वर्कशीट हाइड होता है। ठीक है, ये पिछले साल पूछा भी गया था 2019 में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आपको जानकारी देना है कि जब आप माउस को पॉइंटिंग एरिया में घुमाते हैं तो माउस पॉइंट एक पतले डैश डैश के आकार के होता है। यहाँ पे समझ लीजिए, आप एक बार प्रैक्टिकल करके ही देख लीजिएगा। यहाँ पे राम इज गुड बॉय लिखा है, जैसे आप देखेंगे इसमें अगर माउस को ले जाएंगे, राम इज गुड बॉय जैसे पढ़ते हैं आप लोग, इस पर जैसे ही ले जाएंगे तो आई बीम मतलब आई बीम के आकार में वो परिवर्तित हो जाएगा आपका माउस का जो कर्सर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, आई बीम। ठीक है, और पॉइंटर कब बनता है, पॉइंट का इस तरह से कब पॉइंटर जो बनता है इस तरह से, जब हम मेन्यू या टूल बार पर माउस को ले जाते हैं तब पॉइंटर के आकार में बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे सी नंबर हो जाएंगे, आई बीम के आकार पे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 15 में आपको जानकारी देना है कि MS पावर पॉइंट 2016 में डिस्प्ले द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है। यहाँ पे जैसे समझ लीजिए कि MS पावर पॉइंट में माउस के राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे विशेष प्रकार के मेन्यू खुल के आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि एक मेन्यू की मतलब शॉर्टकट कुंजी से कैसे उपयोग यानी करेंगे, प्रयुक्त करेंगे। शॉर्टकट कुंजी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट F10 है, शिफ्ट F11 है, अल्ट F12 है, अल्ट F9 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल करके आप लोग देख सकते हैं। शिफ्ट F10 करेंगे तो देखेंगे एक विशेष मेन्यू खुल के आपको वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 16 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में किसी वर्कबुक विंडो को एक आइकन के रूप में मिनिमाइज करने के लिए प्रयुक्त कुंजी संयोजक क्या होगा। जैसे समझ लीजिए आपका वर्कशीट पे कार्य कर रहा है और आपका वर्कशीट जो है खुला रहना चाहिए, बाकी आप जो सीट देख रहे हैं वो हाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे शॉर्टकट विधि से। तो सबसे पहला है कंट्रोल F9, विंडोज डी और कंट्रोल अल्ट और डी, शिफ्ट F9 और विंडोज डी जैसे करेंगे देखेंगे आप जो भी एक्सेल में कार्य करो वो पूरा मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिर्फ आपका जो आइकन है मतलब आपका ऊपर में मेन्यू सब होना चाहिए, बाकी आपका जो वर्कशीट एरिया है वो सिर्फ हाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कंट्रोल F9 करेंगे तो आपका जो वर्कशीट है वो हाइड हो जाएंगे। ये आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है, नीचे में जो है आपका 3 मतलब आ जाएगा और यहाँ पे मिनिमाइज आ जाएंगे, मैक्सिमाइज आ जाएंगे और साइड में क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके एक कोना में जो है जहाँ पे सीट 1 होता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो आप कंट्रोल F9 करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह से आइकन बन जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही मैक्सिमाइज करेंगे तो फिर से आपको पूरा डिस्प्ले पे वर्कशीट आ जाएंगे। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। उसके बाद 17 में आपको जानकारी देना है कोबोल लैंग्वेज किस वर्ष डिजाइन की गई थी। कोबोल कमर्शियल बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि कोबोल लैंग्वेज किस वर्ष डिजाइन की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएंगे, 1959 में कोबोल लैंग्वेज का जो है डिजाइन की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 18 में आपको जानकारी देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्कबुक की सुरक्षा यानी
वर्क बुक प्रोटेक्शन से संबंधित नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखेंगे MS एक्सेल में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए कौन सा इसमें नहीं होता है। यहाँ देखिए वर्कबुक स्ट्रक्चर ये भी होता है। इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट फाइल मेन्यू में देखेंगे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट ये भी होता है। उसके बाद प्रोटेक्ट करेंट शीट, उसके बाद इन स्क्रिप्ट विथ पासवर्ड है। इन स्क्रिप्ट विथ पासवर्ड और इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट जो होता है ये फाइल में होता है ये दोनों। और वर्कबुक स्ट्रक्चर जो होता है वो रिव्यू मेन्यू में होता है। बाकी प्रोटेक्ट करेंट शीट जो होता है ये भी मतलब रिव्यू मेन्यू में होता है, लेकिन करेंट शीट नहीं होता है। प्रोटेक्ट शीट होता है लेकिन करेंट वर्कशीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रोटेक्ट करेंट शीट नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पे प्रोटेक्ट शीट होता है। तो इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बाकी वर्कबुक स्ट्रक्चर भी होता है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट भी होता है और इनस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड ये भी होता है। बाकी प्रोटेक्ट करेंट शीट नहीं होता है। प्रोटेक्ट शीट होता है लेकिन प्रोटेक्ट करेंट शीट का नाम ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। उसके बाद 19 में आपको जानकारी देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2019 के हर एक शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ठीक है, MS पावर पॉइंट में ग्रिड लाइन जो होता है उसे दिखाने और छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहला शिफ्ट F11 है, शिफ्ट F8 है, शिफ्ट F10 है, उसके बाद शिफ्ट F9 है। इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे। शिफ्ट F9 करेंगे तो ग्रिड लाइन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है शिफ्ट F9 हो जाएंगे। D नंबर आंसर करेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद 20 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग एक तालिका में गो टू द प्रीवियस सेल्स के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए MS एक्सेल में आप काम कर रहे हैं और देखेंगे कि जैसे ABCD है, उसके बाद 1 2 3 है। मान लीजिए आपने मतलब कॉलम A2 में है, ठीक है, और आप चाहते हैं A1 में आना चाहते हैं, तो ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, शीट टैब है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट है, कंट्रोल टैब है और अल्ट शिफ्ट है। यहाँ पे पूछा है ये गो टू द प्रीवियस यानी पहले वाले सेल में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। इसका राइट आंसर जो है शिफ्ट के साथ टैब करेंगे तो आप देखेंगे लेफ़्ट साइड से जो है आना स्टार्ट कर देंगे। बाकी का सिर्फ टैब करेंगे तो आगे की ओर जाएंगे। प्रीवियस मतलब पिछले वाले में जाएंगे तो शिफ्ट के साथ टैब दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका A नंबर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डॉट मैट्रिक्स और बेंड प्रिंटर्स के किस प्रकार के प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स और बेंड प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर है, यहाँ पे आपको जानकारी देना है। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे। ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और देखेंगे नॉन इम्पैक्ट में आपको मात्र 3 आता है, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। बाकी जितने भी प्रिंटर आते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 22 में आपको जानकारी देना है कि मेलिंग में एड्रेस ब्लॉक निम्नलिखित में से किससे घिरा होता है। आप जब भी मेलिंग मेन्यू को ओपन करेंगे तो सबसे लास्ट होता है प्रीवियस रिजल्ट, उसमें देखेंगे इस तरह से आपको मतलब एड्रेस जो है इंडिकेट करेगा। ठीक है, मेलिंग एड्रेस ब्लॉक निम्नलिखित किससे घिरा होता है, इस तरह से जो होता है। ठीक है, आप देख लेंगे मेलिंग मेन्यू में जाके। इसका राइट आंसर जो है A नंबर हो जाएंगे। टोटल 4 इस तरह से होता है, 2 इस साइड से और 2 इस साइड से, लेस देन और ग्रेटर देन, इस तरह से होता है। ठीक है, जिसका राइट आंसर जो है ये चिन्ह जो है A नंबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 23 में आपको जानकारी देना है कि फार्मूला मेन्यू में इंसर्ट फंक्शन के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। आप MS एक्सेल में देखेंगे, फंक्शन लाइब्रेरी में देखेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। कोई फंक्शन को इंसर्ट करने का सबसे पहला वो कैसे इंडिकेट करता है, फंक्शन लाइब्रेरी है। यहाँ पे देखिए FB है, इफ है, FX, FC है। तो इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। फंक्शन लाइब्रेरी में देखेंगे सबसे पहला होता है F और X होता है। ठीक है, वो इस तरह से इंडिकेट करता है। इसका राइट आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 24 में आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड के निम्नलिखित में से किस व्यू में आप
अलग पेज नहीं देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है MS वर्ड में वो प्रिंट लेआउट होता है, वहाँ पे जो भी जितना भी पेज है वो सभी को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें आप जैसे 5-6 पेज है तो वो 5-6 पेज को नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रिंट लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है, स्प्लिट लेआउट होता है, मल्टी लेआउट होता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। वेब लेआउट में जो आप दूसरा पेज को नहीं देख सकते, स्क्रॉल करते जाएंगे आपको मतलब पेज का पता नहीं चलेगा, लेकिन जो भी मेटल टैप होगा वो सभी देख पाएंगे। लेकिन आप जो है पेज बाय पेज नहीं देख सकते हैं। आपको एक ही पेज में सभी पेजों का जो भी डिटेल है वो एक ही पेज में दिखाए मतलब आगे चलते रहेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 25 में आपको जानकारी देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है अब की बार के एग्ज़ाम के लिए, ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे कि मेलिंग में कौन सा फॉर्मेट डेटा स्रोत सहेजा जाता है। मतलब समझ लीजिए आपने मेलिंग टैब में जाएंगे, उसके बाद रिसिपेंट में जाते हैं, टाइप इन न्यू लिस्ट में जो डाटा फर्स्ट नेम लास्ट नेम जिप कोड टोटल 13 प्रकार के वहाँ होता है, उसको भी आप लोग याद रख लेंगे। तो जैसे ही आप डाटा सोर्स बनाते हैं उसको सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है ये आपको जानकारी देना है। एक्सेल है, DOC है, PDF है, MDB है, .mdb है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, .mdb होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 26 में आपको जानकारी देना है कि रैम कितने प्रकार के होते हैं। तो रैम 2 प्रकार का होता है, सबसे पहला प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 27 में आपको जानकारी देना है कि आप उन सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं जिनके मान 100 से कम है, आप ये कैसे कर सकते हैं। रेप टेक्स्ट, मर्ज स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ पर देखिए शर्त लगाना होता है तो मतलब 100 से कम है तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं, काफ़ी इजी प्रश्न है। उसके बाद 28 में आपको जानकारी देना है, ये पिछले साल पूछा भी गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कॉपीराइट फंक्शन, मतलब कॉपीराइट जो होता है इस तरह से होता है, इस फंक्शन को इंसर्ट कैसे करेंगे। Alt+C है, Shift+C और Ctrl+C है, उसके बाद Ctrl+C है। तो इसका राइट आंसर जो है 4th नंबर हो जाएंगे। Alt, Ctrl और C करेंगे तो आप कॉपीराइट सिंबल जो है इंसर्ट कर सकते हैं MS वर्ड में, ठीक है। चलिए उसके बाद 29 में आपको जानकारी देना है कि IPv6 एड्रेसिंग अधिकतम कितने अर्धवित्तीय पतों यूनिट एड्रेस की अनुमति देती है। तो यहाँ से 2 पर पावर 16 है, 2 पर पावर 8 है, 2 पर पावर 128 है और 2 पर पावर 32 है। तो IPv6 एड्रेसिंग अधिकतम कितने अद्वितीय पतों यानी यूनिक एड्रेस की अनुमति देता है, तो 2 पावर 32 होता है, यानी टोटल 64 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 30 में आपको जानकारी देना है कि हर एक सॉफ्टवेयर फाइल में एक डैश डैश फाइल होता है तो उसका एक्सटेंशन फाइल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 31 में आपको जानकारी देना है कि MS PowerPoint 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से स्लाइड लेआउट पैनल में कितने लेआउट उपलब्ध होता है। पिछले वीडियो में इसके ऊपर हम जानकारी दिए होंगे। MS PowerPoint में देखेंगे, स्लाइड में देखेंगे लेआउट होता है, टोटल 9 प्रकार के लेआउट होता है। और हम आप लोग को पिछले वीडियो में जानकारी भी दिए होंगे कि टोटल 9 प्रकार का जो लेआउट होता है उसमें से एक जो है 100% हम लिख के देते हैं कि वो एग्ज़ाम में 100% एक नंबर का रहने वाले है। वहाँ पे आपको दे देगा, 4 विकल्प रहेगा, इसमें आपको चुनने के लिए दे देगा कि MS PowerPoint में इनमें से कौन सा लेआउट इनवैलिड है। 3 सही दे देगा और 1 गलत दे देगा। तो इसलिए आप 9 प्रकार का जो लेआउट होता है उस सभी को आप लोग याद कर लेंगे। सबसे पहला टाइटल स्लाइड होता है, स्लाइड कंटेंट्स होता है, सेक्शन स्लाइड होता है, ब्लैंक होता है, कैप्शन विथ कंटेंट होता है और कैप्शन विथ पिक्चर होता है। टोटल 9 प्रकार का होता है, तो आप उसे याद रख लेंगे तो आपका 1 नंबर मिस नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रख लेंगे। तो MS PowerPoint में डिफ़ॉल्ट रूप से स्लाइड लेआउट जो होता है टोटल 9 प्रकार के होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ये नंबर हो जाएंगे। ये भी आ सकता है या उसमें से जो 9 लेआउट है तो 9 लेआउट में से आपको कोई एक पूछ सकता है, 3 सही होगा 1 गलत होगा, ठीक है, या 3 गलत होगा या 1 सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से पूछ सकता है। उसके बाद 32 में आपको जानकारी देना है कि MS PowerPoint 2016 में कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट फंक्शन कहाँ मिलता है।
यहाँ देखिए इंसर्ट इलेक्ट्रेशन, इंसर्ट पैराग्राफ, तो इंसर्ट में इलेक्ट्रेशन होता है, बाकी इंसर्ट में पैराग्राफ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट जो होता है वो MS पावर पॉइंट में देखेंगे, होम में पैराग्राफ समूह में देखेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ये विकल्प होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका D नंबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 33 में आपको जानकारी देना है कि MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड के कस्टम आकार का चयन करने हैं तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ देखिए डिजाइन मेन्यू में वर्टिकल ग्रुप, होम मेन्यू में पैराग्राफ ग्रुप और डिजाइन मेन्यू में डिजाइन ग्रुप, डिजाइन मेन्यू में कस्टमाइज ग्रुप होता है। तो वहाँ से आप जो भी मतलब डिजाइन मतलब स्लाइड को कस्टम आकार में लेना चाहते हैं तो उसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे। बाकी डिजाइन में एक होता है पेज सेटअप, तो वहाँ से आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, बाकी स्लाइड का साइज ही निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है स्लाइड कस्टम आकार का चयन करने के लिए, मतलब आप खुद से वहाँ पे टाइप करके मतलब जो भी निर्धारित करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे। बाकी आप डिजाइन पेज सेटअप से बाय डिफ़ॉल्ट वो पहले से मतलब साइज लिया रहता है उसे ही आप चेंज कर सकते, बाकी उसे कस्टम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है D नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन और बाकी है और ये दोनों का आपको आंसर करना है। अगर जो भी छात्र बिहार बेल्ट्रॉन में मतलब आप चाहते हैं कि आपका भी सीट एक कन्फर्म हो तो इस दोनों का आप लोग आंसर कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं कौन कौन छात्र इसका आंसर करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को नाम लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहला यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सांख्यिकी फंक्शन से संबंधित है। MS एक्सेल में अगर आप फार्मूला मेन्यू को अच्छे से पढ़े होंगे, जितना भी मतलब फंक्शन लाइब्रेरी होता है उसमें से 1 या 2 तो 100% जो है फिक्स ही रहता है क्वेश्चन, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 100% 1 या 2 नंबर का फंक्शन मेन्यू से हर एक साल जो है 1 या 2 नंबर का जो है क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जानकारी दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सांख्यिकी या फंक्शन से संबंधित है। सांख्यिकी का मतलब हो गया जोड़ घटाव गुना भाग के लिए। यहाँ पे ट्रू है, फ्लोर है, फॉल्स है, डेट है। ट्रू और फॉल्स जो होता है ये आपको मतलब समझ सकते हैं लॉजिकल में आते हैं, बाकी डेट जो होता है वो डेट में आता है, बाकी रह गया यहाँ पे बी, तो ये सांख्यिकी फंक्शन में जो है ये फ्लोर मैथ में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे। बाकी 35 में आपको आंसर करना है, काफ़ी मतलब हल्का प्रश्न है और पिछले वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा भी किए होंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो भी छात्र बेल्ट्रॉन में फॉर्म भरे होंगे और एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि MS वर्ड 2016 में एक बार में कर्सर को एक शब्द के बाईं ओर ले जाने के लिए यानी लेफ्ट साइड ले जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए अल्ट लेफ्ट एरो है, कंट्रोल अल्ट लेफ्ट एरो है, कंट्रोल लेफ्ट एरो है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो है। तो आंसर क्या होगा, A होगा या B होगा या C होगा, आप लोग आंसर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस छात्रों का जो है हम नाम लेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना छात्र इसमें कमेंट कर पाते हैं। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है बिहार बेल्ट्रॉन से लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग का हम कोर्स भी प्रोवाइड करवा चुके हैं और जो छात्र कोर्स लेने से वंचित रह चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेंगे, आप हमें संपर्क करके व्हाट्सअप से आप जो है कोर्स ले सकते हैं। टोटल 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे, काफ़ी कम समय है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। हम जो क्वेश्चन देंगे वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे। रेगुलर जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोग को 1 या 2 वीडियो 15 दिन बचा है मात्र, अभी 15 से 16 दिन एग्ज़ाम का बाकी है, तो रेगुलर 1 या 2 क्वेश्चन जो है आप लोग को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। रोज़ 1 या 2 वीडियो, क्वेश्चन नहीं 1 या 2 वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है।